आज का टॉपिक है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में किया गया है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। तो उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकारों का अधीक्षण करेगा। इस अधिकारिता के अधीन उच्च न्यायालयों को निम्न शक्तियां भी प्राप्त हैं। वो क्या है उसे देखिए। क है ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी मांगने की, ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी मांगने की। ऐसे दूसरा है ऐसे न्यायालयों की पद्धति तथा कार्यवाहियों की विनियमन के लिए। तो विनियमन क्या कैसा होना चाहिए? पहला साधारण नियम, दूसरा है प्रारूप बनाने की, और तीसरा ऐसा प्रारूप और नियम निकालने की तथा उसे विहित करने की शक्ति। गांव में क्या है? किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें, प्रविष्टियों तथा लेखाओं का प्रारूप विहित करने की शक्ति। उच्च न्यायालय उन शुल्कों का भी निर्धारण कर सकेगा जो ऐसे न्यायालय के लिपिकों, अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को अनुज्ञेय माने अलाउड, अनुज्ञेय मीन्स अलाउड होगी, परंतु इसके लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। परंतु अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालयों को सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण के अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब प्रशासनिक हैसियत, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कार्य करता है, तब वह अन्य न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अधीन होता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालयों की समान जो है
उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रदान की गई है। अपने इस शक्ति के अधीन उच्च न्यायालय संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। अब अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ अपील। तो यह शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 का द्वारा प्रदान की गई है। तो उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उच्च न्यायालयों को यह शक्ति अनुच्छेद 134 क द्वारा प्रदान की गई है। 134 क द्वारा प्रदान की गई। 3 अनुच्छेदों 132, 133 और 134 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील है। अपील के लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। अनुच्छेद 134 को संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम माने कि 1978 द्वारा जोड़ा गया है और इसके द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के मामले में होने वाले विलंब को कम करने का प्रयास किया गया है। अब इसके अधीन उच्च न्यायालय स्वमेव या पीड़ित पक्षकार के मौखिक निवेदन पर अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अपने अधिकारियों तथा संवकों की नियुक्ति की शक्ति, पावर टू अपॉइंट इट्स ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों की अवधारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाती है, परंतु ऐसे अधिकारियों की सेवा शर्तों के अंतर्गत उनके वेतन, भत्तों, पेंशन, छुट्टी आदि के बारे में बनाए जाने वाले नियमों का राज्यपाल द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालयों के अधिकारियों तथा सेवकों वेतन, भत्ते, पेंशन राज्य के संचित निधि से दी जाती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भी राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। उच्च न्यायालय द्वारा ली जाने वाली फीस तथा अन्य धनराशियाँ या अन्य धनराशियों भी इसी नीति का भाग होता है।